जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं डीपी कश्यप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं कुछ अलग लेकर उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल पर, जो कि देखा गया है आप लोगों को, सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर हमें दिक्कत आती है। वो है कुछ भी ट्रांसलेट हमें कैसे करना है हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझिए, किसी भी लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए 2 लैंग्वेज आप सीख रहे हो, एग्जाम्पल के लिए हिंदी और इंग्लिश, तो आपको हिंदी तो बहुत अच्छे से आ रही होती है और दूसरी लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं, वो हमें ठीक से नहीं आ रही होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए आप लोगों, हम सभी के साथ क्या होता है कि हमें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं सबको पता होते हैं, जो बेसिक शब्द होते हैं। और आप लोग ये चीज़ अभी अनुभव करेंगे कि हम लोग इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेट जब करते हैं तो क्या होता है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आप लोग समझिए, जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है, इसमें हमारे पास 51 के समथिंग लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं 51 के समथिंग। ठीक है, और आप इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में हमारे पास ओनली 26 होते हैं। इसका मतलब है इसमें थोड़ा कम वर्ड बने, इसमें शब्द जो है कम बने। एक ही शब्द बार बार, आप कोई भी स्टोरी पढ़ो, आपको बार बार एक ही शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, और वो शब्द हम लोगों को पता भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टोरी छोटी सी बोलता हूँ आपको इंग्लिश में, इसके बाद हम आपको हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला कि स्टोरी, वंस देयर वाज अ डंकी। ठीक है, ही वाज वेरी लेजी, वन डे ही सा one day he looked at the sky and he saw some bird fly in the sky and he think, can I fly in the sky like a bird? ठीक है, ये हमने पैराग्राफ लिया। अब आप समझो कि इसमें जितना भी शब्द आया है, लगभग जितना भी शब्द आया है, आप सभी इन शब्दों को जानते हो, इन शब्दों की हिंदी जानते हो, लेकिन हमें कहाँ प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉब्लम होती है इसको सीक्वेंस में कैसे लगाना है, कैसे हमें कहाँ पे शब्द कौन सा कब लेके आना है, ये हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया एक पैराग्राफ का, वंस देयर वाज अ डंकी, ही वाज वेरी लेजी, वन डे ही लुक्ड, यहाँ पे सा नहीं लगाएंगे, आप लुक रहेगा, लुक्ड करेंगे, ईडी लगाएंगे लुक में। वन डे ही लुक्ड एट द स्काई एंड ही सा सम बर्ड फ्लाई इन द स्काई एंड ही थिंक, कैन आई फ्लाई इन द स्काई लाइक अ बर्ड। देखिए इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेट देख लेते हैं। वंस देयर वाज ONCE वाला वंस रहने वाला यहाँ पे, तो वंस का मतलब एक बार की बात है। ठीक है, वंस देयर, ठीक है, एक बार एक गधा। देखो आप लोगों को पता है डंकी को गधा कहते हैं। फिर इसके बाद आ गया एक का मतलब, ये आर्टिकल है एक। ठीक है, और डंकी, ठीक, डंकी, वंस देयर वाज अ डंकी, इसकी हिंदी देख लेते हैं। एक बार वहां एक गधा था। ठीक है, एक बार वहां एक गधा था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको सारी हिंदी आ रही है, इसकी हिंदी सारी इंग्लिश आ रही होती, लेकिन हमें कैसे सीक्वेंस में लगाना होता है, ये हमें दिक्कत होती है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसा हम हिंदी में बोलते हैं वैसा इंग्लिश में ट्रांसलेट कभी कभी नहीं होता है। तो फ्रेंड, जो बोला मैंने पहला सेंटेंस इसका, वंस देयर वाज अ डंकी, इसकी हिंदी क्या हुई,
वहां एक गधा था, वहां एक गधा था, वहां एक गधा था। तो मीन हिंदी में देखो देयर, देयर वहां मतलब देयर की हिंदी होती है वहां, तो वहां पहले आ जा रहा है हिंदी में। लेकिन हम इंग्लिश में कह रहे कैसे बोल रहे हैं, वंस देयर वाज अ डंकी, वहां एक गधा था। ठीक है, वंस देयर वाज अ डंकी, वहां एक गधा था। ठीक है, तो ऐसे बोल रहे हैं। मतलब इंग्लिश में हमारा अगर इंग्लिश का एकदम हिंदी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश करोगे तो एक बार वहाँ एक गधा था, ऐसे हो गया। और हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं वहाँ एक गधा था, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते एक बार वहाँ एक गधा था। लेकिन इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट हुआ, जैसे आपसे किसी ने बोला तो यहाँ इंग्लिश में वंस से हमें स्टार्ट करना होता है। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल है, कहीं आपको इससे जो है हटकर भी मिलेंगी चीज़ें। और जो मैंने आपको इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ सुनाया, बोल के बताया, ये आपको इसलिए बताया गया है कि आप लोग देखें कि मतलब इजी इजी ही सारे शब्द आ रहे हैं। वंस देयर वाज अ डंकी, ही वाज वेरी लेजी, वन डे ही लुक्ड, मैं बार बार सा बोल रहा हूँ, वन डे ही लुक्ड एट द स्काई, he saw some bird fly in the sky and he think can I fly in the sky like a bird। ठीक है, तो like की भी हिंदी आती, some मतलब कुछ होता है, बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी। स्टार्टिंग से देख लेते हैं, वंस, वंस का मतलब एक बार है ना, या एक रहेगा यहाँ पे, एक बार नहीं। अगर वंस ओपन होता तब एक समय रहता है, वंस ओपन अ टाइम होता तब एक समय की बात है, ऐसे रहता। तो यहाँ पे बोला गया वंस, वंस का मतलब एक है ना, और उसके बाद वंस के बाद देयर वहाँ है ना, वाज, वाज मतलब था, ए मतलब एक, डंकी मतलब गधा, वंस देयर वाज अ डंकी, और ही वाज वेरी लेजी, तो ही का मतलब वह, वाज मतलब था, और वेरी लेजी, वेरी लेजी का मतलब बहुत आलसी है ना, वेरी लेजी का मतलब बहुत आलसी। ही लुक्ड एट द स्काई, ही का मतलब आपको देखो बार बार यहाँ पे कई बार ही आ चुका है ना, तो ही का मतलब वह, लुक्ड, लुक्ड मतलब उसने देखा, एट द स्काई, एट द स्काई का मतलब आकाश पर है ना, आसमान पर। ठीक है, एट द स्काई, तो स्काई की भी आप लोगों की इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी है मतलब हिंदी से इंग्लिश आपको पता थी, आकाश मीन्स होता है स्काई। ठीक है, एंड ही सा सम बर्ड फ्लाई इन द स्काई, एंड का भी आपको पता था, और है ना, ही सा उसने देखा, ही का मतलब देखो बार बार वही शब्द आ रहे हैं इंग्लिश में। वही होता है कि आप कोई भी कहानी लिख रहे हो या पढ़ रहे हो या कुछ भी ट्रांसलेट कर रहे हो, बार बार वही शब्द आएंगे। आप मान के चलो कि आप 200 वर्ड इसमें ऐसे में इंग्लिश में 200-300 वर्ड ही होते मैन, 200-300 वर्ड ही ऐसे होते मैन, जो कोई अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो बार बार वही आते रहते हैं। 200 भी नहीं होते, आप मान के चलो 100 से एबव मान लो 250 समथिंग बार बार आएंगे। कोई भी स्टोरी देख लो, लेकिन उसमें भी कुछ होते फेमस जो बार बार आते हैं, जैसे दा हो गया, ही हो गया है ना, एंड हो गया। ये सारे क्या है कि ये बार बार आने वाली चीजें होती हैं, आपको ना ये हर दूसरी लाइन में या हर लाइन में मिल जाएंगे। तो मैंने बोला ही सा सम वर्ड, तो ही फिर आ गया यहाँ, ही मतलब वह, ही सा मतलब देखा, उसने देखा। ठीक है, सम वर्ड का मतलब कुछ पक्षी, फ्लाई इन द स्काई आकाश में उड़ते, उसने कुछ पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा। एंड ही थिंक, एंड देखो फिर आ गया एंड है ना, एंड ही थिंक, एंड का मतलब और, ही का मतलब वह, और थिंक मतलब सोचा, और वह सोचा। कैन आई फ्लाई, कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, सकना का मतलब होता है, मतलब कैन का इसलिए हम यूज करते हैं जो भी आपके अंदर एबिलिटी होती है उसको आप बता रहे हो। ठीक है, बता रहे हो, जैसे कैन आई गो देयर, ये जो भी है मैं वहां जा सकता हूं है ना, तो आप क्या है, कैन आई सिंगिंग, मैं गा सकता हूं। तो एबिलिटी बताने के लिए, और अभी आगे आने वाली वीडियोज में हम कैन कुड सबका यूज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है,
तो कैन आई फ्लाई इन द स्काई, वो कह रहा है क्या मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पे कैन पहले आ गया। कैन आई फ्लाई इन द स्काई, कैन आई फ्लाई इन द स्काई, क्या मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। लाइक अ बर्ड, लाइक अ बर्ड का मतलब एक पक्षी की तरह। ठीक, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब आप लोगों को हम एक स्टोरी बताएंगे विद मीनिंग, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा हम अब फास्ट चलेंगे। ठीक है, आप लोग समझ लेना। देखिए पहली लाइन हिंदी स्टोरी की। ठीक है, पहली लाइन हिंदी स्टोरी की देखिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैं बोल देता कि आप इसको ट्रांसलेट करो, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था, या ऐसे हम बोल देते एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। तो बात वही है, इंग्लिश में एक ही तरह ट्रांसलेट होगा, हिंदी में हम कैसे भी बोलें। ठीक है, या तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी बोलते हो, एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता है। अच्छा, मैंने हाथी बोला है, शायद मैंने पहला जो सेंटेंस बोला उसमें शेर बोल दिया था, मैंने कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तो हाथी है। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। ठीक है, तो क्या है कि इंग्लिश में एक ही तरह से ट्रांसलेट होगा। देखते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले वंस ओपन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है। वंस ओपन अ टाइम देयर, देखो यहाँ पे देयर आ गया, तो देयर यहाँ पे ये नहीं आपको रखना है कि भाई देयर का मतलब वहाँ ही होता है। हम आपको अभी आने वाली वीडियोज में समझाएंगे। ठीक है, देयर वंस सबसे पहले आपको रखना है वंस ओपन अ टाइम देयर लिव्ड अ ह्यूज एलिफेंट। अब देखो वंस का मतलब एक बार या एक, देखो लिखा है वंस ओपन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है। वंस वंस स्पेशली हम एक के लिए लगाते हैं, तो जो एक समय आया उसके लिए हमने वंस लगाया। ओपन मतलब एक समय, उसके बाद हमारा टाइम लगा हुआ है, वंस ओपन अ टाइम, तो मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ ह्यूज एलिफेंट, देयर लिव्ड अ ह्यूज एलिफेंट, मतलब वहां एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। देयर लिव्ड अ ह्यूज एलिफेंट, ह्यूज का मतलब होता है, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल। ठीक है, ह्यूज एलिफेंट तो मतलब ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, ह्यूज एलिफेंट। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट, कहा इन अ फॉरेस्ट का मतलब एक जंगल में। ठीक है, इन का मतलब में है ना, इन अ फॉरेस्ट, एक का मतलब एक वन में। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट। इसके बाद देखिए ही वॉज एरोगेटेड, सॉरी एरोगेट रहेगा यहाँ पे, एरोगेटेड नहीं, ही वॉज एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है अभिमानी। ठीक है, अभिमानी। अच्छा, प्राउड मीन्स भी घमंडी होता है, वो घमंडी होता है, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ अभिमानी। तो एरोगेट का मतलब अभिमानी, तो ही वाज एरोगेटेड, ही का मतलब वह, वाज का मतलब था, और एरोगेटेड, एरोगेट सॉरी एरोगेटेड बोल रहा हूँ, एरोगेट मतलब वह अभिमानी था। एंड ऑलवेज एस्टिमेट अदर्स एनिमल्स, एस्टिमेट का मतलब होता है अनएस्टिमेट बोलेंगे इसको, अनएस्टिमेट अदर्स एनिमल्स। ठीक है, एंड ऑलवेज, एंड का मतलब और ऑलवेज का मतलब सदैव। ठीक है, अनएस्टिमेटेड, अनएस्टिमेटेड टू अदर एनिमल्स, टू अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों को, वह हमेशा दूसरे जानवरों को परेशान करता था। स्मॉलर देम, ये लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, स्मॉलर देम का मतलब जो उससे छोटे हुआ करते थे उनको सबको वो बहुत परेशान करता था, अनएस्टिमेट करता था उनको। अनएस्टिमेटेड मतलब है परेशान करना, अनएस्टिमेटेड परेशान करना। किसको परेशान करता था? स्मॉलर देम मतलब अपने से छोटों, स्मॉलर देम हिम, है ना, हिम भी लगाएंगे, हिम के आगे हमारा पैराग्राफ
ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखते हैं, अब दूसरा है, उसी जंगल में एक छोटी चींटी रहती थी। चींटी रहती थी, उसी जंगल में एक छोटी चींटी रहती थी। ठीक है, तो उसी जंगल, तो यहां पर क्या हुआ है कि उसी जंगल से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हम हिंदी में ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो जो हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं चेंज हो जाता है, इंग्लिश का अलग रहता है। अब देखो, इन द सेम फॉरेस्ट देयर वाज लिव्ड आंट। आंट का मतलब होता है चींटी, ANT, आंट का मतलब चींटी। अब आगे देखिए, एक दिन वह खाने की तलाश में गई। ठीक है, खाने की तलाश में गई कौन? चींटी। ठीक है, चींटी जो है खाने की तलाश में गई, है ना। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक दिन वह भोजन खोजने गई, है ना। तो एक दिन वह भोजन खोजने गई या भोजन की तलाश में गई, आप कैसे भी बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में एक ही तरह से ट्रांसलेट होगा, है ना। इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखते हैं, यहां बोला गया एक दिन वह भोजन की तलाश में गई, तो यहां पर सेम वैसे ही हमें करना है। देखो, वन डे ही वेंट, सेम वैसे ही आ रहा है, एक दिन वह गई। वन डे ही वेंट टू इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड का मतलब खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड का मतलब है भोजन की तलाश में। अगला लाइन देखिए, अगला लाइन है, चींटी ने देखा हाथी अपने से छोटे जानवरों को परेशान कर रहा है। ठीक है, अपने से छोटे जानवरों को परेशान कर रहा है। तो देखा, तो यहां पर रहेगा, चाहे आप आंट रख लो मतलब चींटी बोल दो, या आप सी उसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे हम आंट रखते हैं, आंट सा मतलब चींटी ने देखा द एलिफेंट ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग का मतलब परेशान करना या परेशान कर रहा था। ट्रेवलिंग का मतलब ING लगा है, तो वो कर रहा था, उसने देखा ना वहां पे, तो वो कर रहा था, परेशान करते हुए उसने देखा। टू अदर एनिमल्स। ठीक है, टू अदर्स एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों को परेशान करते हुए देखा। अगली लाइन देखिए, एक दिन जब चींटी अपना भोजन एकत्र करके मतलब भोजन लेके वापस आ रही थी। ठीक है, एक दिन जब चींटी अपना भोजन एकत्र करके मतलब एकत्र कर कर वापस आ रही थी, तभी हाथी ने क्या किया, उसके ऊपर अपनी सूंड से पानी डाल दिया। सूंड मतलब ट्रंक। ठीक है, अपनी ट्रंक मतलब सूंड से पानी डाल दिया। अब इसका देखते हैं ट्रांसलेट। एक दिन जब चींटी अपना भोजन इकट्ठा कर कर वापस आ रही थी, हाथी ने उसके ऊपर सूंड से पानी डाल दिया। थोड़ा दो लाइन एक साथ बोलते हैं हम, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, अब देखो, एक दिन बोला गया तो एक दिन का मतलब वन डे। ठीक है, वन डे। फिर उसके बाद द आंट वाज कमिंग, है ना। द आंट वाज यहां पे वापस आ रही थी, तो बैक कमिंग कलेक्टिंग इट्स फूड। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इट्स क्यों लगा। आंट ये वाइल्ड एनिमल है, मतलब ये भी जंगल में रहती है, तो वाइल्ड जो होते हैं, जंगली होते हैं, उनके साथ हम इट का यूज कर सकते हैं। तो इट्स फूड का मतलब अपना भोजन। ठीक है, अपना भोजन एकत्र करके आ रही थी, है ना। कलेक्टिंग इट्स फूड मतलब अपना भोजन एकत्र करके आ रही थी। आगे देखते हैं, हाथी ने उसके ऊपर अपनी सूंड से कुछ पानी गिरा दिया। ठीक है, हाथी ने उसके ऊपर अपनी सूंड से कुछ पानी गिरा दिया। तो हाथी, है ना, यहाँ पे एलिफेंट से स्टार्ट करना है। द एलिफेंट, ठीक है, द एलिफेंट स्प्रेड मीन्स होता है छिड़कना। ठीक है,
पानी है तो वो छिड़केगा ही। तो यहाँ पे स्प्रेड बोलेंगे गिराने को। द एलिफेंट स्प्रेड सम वाटर ऑन आंट बाय हिज ट्रंक मतलब अपनी या उसकी, ठीक है, अपनी, यहाँ पे अपनी सही है, ठीक है, अपनी सूंड से उसने क्या किया, चींटी पर पानी गिरा दिया। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द एलिफेंट स्प्रेड अ ट्रंक ऑफ वाटर ऑन द आंट, मतलब उसने एक सूंड पानी उस पर छिड़क दिया। किस पर? चींटी पर। स्प्रेड मीन्स होता है छिड़कना, ट्रंक मीन्स होता है सूंड, जो हाथी की सूंड होती है उसी को बोलते हैं ट्रंक। इसके बाद इसी में आप जोड़ दोगे ऑफ वाटर मतलब पानी से भरी हुई, या आप ऑफ वाटर की जगह कर सकते हो ट्रंक फुल वाटर, ठीक है, लेकिन ऑफ वाटर ज़्यादा बढ़िया, मतलब पानी से ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद है चींटी चिल्लाई, आपने ऐसा क्यों किया, मतलब चींटी ने एलिफेंट से, हाथी से कहा आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। वाई डिड यू, ठीक है, वाई यू डू इट, सॉरी यहाँ पे डिड रहेगा, किया, ठीक है, वाई यू डू इट, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो हाथी क्या बोलता है, एलिफेंट बोलता है कीप क्वाइट, मतलब चुप रहो, कीप मतलब है ना, और उसके बाद है क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप रहो, ठीक है, कीप क्वाइट। इसके बाद और आई विल कोर्स यू टू डेथ, आई विल कोर्स यू टू डेथ, ठीक है। और मतलब या कोर्स यू मतलब मसलना या मारना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कोर्स बोलेंगे इसको, कोर्स यू टू डेथ मतलब या मैं आपको मौत के घाट उतारूं, ठीक है, मतलब चुप रहो या मैं आपको मौत के घाट उतारूं। कोर्स यू टू डेथ का मतलब मौत के घाट उतारना, टू डेथ, कोर्स यू टू डेथ। गरीब चींटी, उसके बाद देखो हिंदी में, गरीब चींटी क्या की, चुपचाप घर चली गई, ठीक है, गरीब चींटी क्या की, चुपचाप घर चली गई। तो इसको कैसे बनाएंगे, गरीब चींटी चुपचाप घर चली गई। द पुअर का मतलब आप लोगों को पता, गरीब। द पुअर आंट कीप क्वाइट एंड वेंट टू होम, मतलब गरीब चींटी चुप हो गई और अपने घर चली गई। लेकिन उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निश्चय किया, ठीक है, लेकिन उसने कहा, मन में निश्चय कर लिया कि इसको हम सबक जरूर सिखाएंगे। उसने जो है घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निश्चय किया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निश्चय किया, या उसने निश्चय किया उसे सबक सिखाने का। हम लोग कैसे भी बोल देते हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते। तो उसने हाथी को सबक सिखाने, लेकिन उसने हाथी को सबक सिखाने का निश्चय किया, लेकिन, तो यहाँ पे हमें पहले बट ही रखना है, बट, ठीक है, बट मीन्स लेकिन आपको पता ही है। बट सी डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, सी डिसाइडेड टू टीच मतलब पढ़ाने का या सबक देने का, टू टीच द प्राउड एलिफेंट, ठीक है। सी डिसाइडेड टू टीच द लेसन, सॉरी शायद मैंने लेसन नहीं बोला, टू टीच द लेसन प्राउड एलिफेंट। उसने डिसाइड किया सबक सिखाने का, किसको, सबक। देखो लेसन हम लोग चैप्टर बोलते हैं, लेसन बोलते हैं, लेकिन ऐसी कहीं जगह जहां पे मिलता है ना, हमें उसको सबक सिखाना है। जैसे आपको किसी को सबक सिखाना है तो आप ये नहीं कहो मुझे चैप्टर पढ़ाना, वहां पे लेसन, तुम्हें लेसन पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहां पर बट सी डिसाइडेड
टू टीच द लेसन प्राउड एलिफेंट, मतलब उसने निश्चय किया घमंडी हाथी को सबक सिखाने का। इसके बाद देखने क्या होता है। एक दिन जब हाथी सो रहा था, ठीक है, एक दिन जब हाथी सो रहा था, तो हमें कहाँ से क्या करना है इसको। एक दिन जब हाथी सो रहा था, हिंदी में ऐसे बोलते हैं या हम ऐसे बोल देते हैं, जब हाथी एक दिन सो रहा था, कैसे भी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चेंज करने के ऑप्शन हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसको सीधे में ही आपको रखना है, एक दिन जब हाथी सो रहा था, इसको हम वैसे ही ट्रांसलेट कर देंगे। देखो, वन डे व्हेन द एलिफेंट वाज स्लीपिंग, मतलब जब हाथी सो रहा था, एक दिन जब हाथी सो रहा था। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं। छोटी चींटी धीरे धीरे उसकी सूंड में घुस गई। ठीक है, छोटी चींटी धीरे धीरे उसकी सूंड में घुस गई। अब हम इसको हिंदी में ऐसे बोल देते हैं, चींटी उसकी सूंड में घुस गई, है ना, मतलब कई ऐसे बोल सकते हो, लेकिन हिंदी में आपको कई तरह से बोल सकते हो, अलग अलग तरह, मतलब थोड़ा क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमने बोला छोटी चींटी धीरे धीरे उसकी सूंड में घुस गई। तो यहाँ पे आप बोलेंगे द टिनी आंट, टिनी यहाँ पे लगाया, टिनी का मतलब, टिनी आंट का मतलब छोटी चींटी। द टिनी आंट स्लोली केप्ट, ठीक है, क्रेप्ट बोलेंगे इसको, केप्ट नहीं, क्रेप्ट इनटू द एलिफेंट ट्रंक, इनटू द एलिफेंट ट्रंक। तो क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे रेंगना, जो रेंगना होता है वही उसका मतलब होता है क्रेप्ट। तो स्लोली का मतलब धीरे धीरे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बाकी दादा अब तो है ना, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, सॉरी, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रेप्ट इनटू द एलिफेंट ट्रंक, सॉरी यहाँ पे आपको ऑफ द लगाना पड़ेगा, इनटू द ट्रंक ऑफ एलिफेंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे दोनों सही है। ठीक है, ट्रंक ऑफ एलिफेंट भी लास्ट में कर सकते हो, और या इनटू द ट्रंक एलिफेंट। ठीक है, और उसने काटना शुरू कर दिया, मतलब अंदर जाके काटना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसने काटना शुरू कर दिया। तो और के लिए एंड सी स्टार्टेड मतलब उसने शुरू कर दिया, टू बाइटिंग का मतलब बिट ऐसा होता है ना, बोलते चबाना, है ना, तो वही बाइटिंग, उसने काटना शुरू कर दिया, है ना। तो सी स्टार्टेड टू बाइटिंग इनटू द ट्रंक, मतलब उसने अंदर काटना शुरू कर दिया। इनटू द ट्रंक का मतलब सूंड के अंदर काटना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ भाई, जब काटा तो क्या होगा, एलिफेंट मतलब हाथी जो था जग गया, है ना। तो एलिफेंट अवॉक मतलब जग गया, हाथी जग गया। और उसने सब प्रकार कोशिश किस चीज की चींटी को बाहर निकालने की। ठीक है, एंड ही ट्राइड एवरीथिंग, उसने मतलब सब प्रकार से कोशिश की, टू गेट द आंट आउट, टू गेट द आंट आवर टंक, मतलब टू गेट द आंट आवर ट्रंक, TRUNK ट्रंक। ठीक है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। ठीक है, मतलब क्या नहीं कर सका, कि वो चींटी को बाहर नहीं निकाल सका। तो यहाँ पे सका के लिए हम कुड का यूज करें, क्योंकि कैन नहीं, सका आ गया तो मतलब पास्ट की बात हो गई, है ना, थोड़ा पास्ट की बात हो गई। आगे चल के वीडियोज में आपको इसका भी कंसेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ही कुड नॉट डू इट, वह ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद क्या हुआ, जब वो चींटी को बाहर नहीं निकाल पाया और वो उसको काटती रही, तो क्या हुआ, हाथी जो है चिल्लाने लगा और रोने लगा, है ना।
तो हाथी क्या करने लगा, रोने लगा। तो उसने क्या किया, द एलिफेंट टू स्टार्टेड क्राई मीन्स रोना। उसने जो है रोना शुरू कर दिया। और चींटी से क्या किया, क्षमा मांगने लगा, है ना। और चींटी से क्षमा मांगने लगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, एंड बैग मीन्स मांगना, सॉरी टू द आंट, बैग सॉरी टू द आंट, चींटी से क्षमा मांगने लगा। अब चींटी क्या बोली, चींटी बोली, अब मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, कि दूसरों का दर्द कैसा होता है ना, कि दूसरों का दर्द कैसा होता है। चींटी कह रही है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि दूसरों का दर्द कैसा होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, हाउ हैव टू अदर्स पेन, है ना, दूसरों का दर्द कैसा होता है। तो यहाँ पे हैव क्यों यूज हुआ, हैव का मतलब तो हमने आपको पास बताया था। तो दर्द होता है तो किसी के पास ही होता है ना, किसी के अंदर ही होता, मतलब बॉडी के अंदर ही होगा तो उसके पास ही होगा। इसीलिए हाउ हैव टू पेन, सॉरी हाउ हैव अदर्स, सिंपल में आपको बोलना है हाउ हैव अदर्स पेन। ठीक है, हाउ हैव अदर्स पेन, दूसरों का दर्द कैसा होता है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हाउ हैव टू गिव अदर्स पेन, मतलब दूसरों को दर्द देना कैसा होता है। अब हाथी क्या बोलता है, हाथी बोलता है यस, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। बोलता है यस आई अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड, मतलब हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। और कहता है आई डू नेवर इट, आई डू नेवर इट, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा या मैं ये कभी नहीं करूँगा। एंड आंट कम आउट, कम आउट का मतलब बाहर आ गई, और चींटी बाहर आ गई। तो फ्रेंड्स ये कहानी की तरह कुछ वाक्य हमने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करने के लिए रखे थे। कोशिश की कि सारे शब्दों की मैं हिंदी भी आप लोगों को बताने की मैंने कोशिश पूरी की है। ठीक है, और आप लोग इसको देखिए, और आप लोग और कुछ अगर नया चाहते हैं तो जो कमेंट बॉक्स रहता है उसमें आप लोग हमें कमेंट करो, जो आप लोगों की दिक्कत है हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे समाधान करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।